इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 100 करोड़ रुपीस वर्थ की एक फाइनेंशियल एसेट्स का फॉर्चून बना सकें। उसको बनाने की स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जिसमें पहला है रिटर्न कैलकुलेटर। आप क्या समझते हैं कि कितने साल में पैसा डबल हो जाता है और किस रेट के ऊपर होता है? तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 72, यानी T इज इक्वल टू 72/R। T इज द नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल द मनी एंड R इज द रेट ऑफ रिटर्न। यानी 6% का यदि आपको रिटर्न मिल रहा है पर एनम, तो आपको 12 साल लग जाएंगे उस पैसे को डबल होने में। और अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है तो करीब करीब 6 साल आपको लगेंगे डबल होने में। 8% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपको 9 साल लगेंगे, और 9% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो आपको 8 साल लगेंगे। ये एक रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं अपने रिटर्न कैलकुलेशन के लिए। जैसे 15% का रिटर्न अगर हमें मिलता है तो 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, जितना रिटर्न एनुअलाइज्ड मिलता है वो आपका पैसा इतना गुना बढ़ा देता है कि वो अनइमेजिनेबल हो जाता है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको BSE सेंसेक्स का देना चाहूँगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसिटिव इंडेक्स है, जिसमें 30 शेयर्स हैं और जो 1 जनवरी 1986 को स्टार्ट हुआ, जिसका जो बेस वैल्यू थी वो 100 थी 1986 1 जनवरी को, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू है 83,000। यानी उसमें 830% रिटर्न आया है BSE सेंसेक्स के 30 शेयर्स में। ये बात अलग है कि शेयर्स भी बीच बीच में चेंज होते रहे हैं और उतार चढ़ाव भी बहुत आए हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को पूरे 40 साल हो गए हैं। लेकिन कंपाउंडिंग को समझने के लिए अगर आप ये रिटर्न मानते हैं जो एक्चुअल है, तो उसमें जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो 18.3% बनता है। यानी किसी व्यक्ति ने यदि 10,000 रुपये 1 जनवरी 96 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर्स में लगाए, तो आज उसकी वैल्यू 833 टाइम्स है, यानी 8 करोड़ 33 लाख रुपया। तो ये है कंपाउंडिंग की वैल्यू, कंपाउंडिंग की इंपॉर्टेंस। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है एक 100 माइनस एज का कॉन्सेप्ट। किसी व्यक्ति की जितनी आयु होती है उस आयु को आप 100 में से डिडक्ट कर दें। जैसे 100 में से उसको डिडक्ट करें, जैसे किसी व्यक्ति की आयु है 20 साल तो 80, 25 साल है तो 75। इसका मतलब ये है कि जो 80 आया या 75 आया, या कोई व्यक्ति 30 इयर्स का है तो उसका आया 70, 100 माइनस 30 70। इतना परसेंट उसको इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि शुरुआत के सालों में जब आदमी यंग होता है तो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, रिस्क टेकिंग उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मान लो कोई 90 इयर्स का आदमी है, वो उस समय स्टॉक में पैसा लगाता है और उस टाइम में अपहीवल ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसका रिटर्न हो सकता है बहुत कम हो जाए। तो उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि केवल 10% ही उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी उसे डेट में ही पैसे को रखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए है, यानी जो हमारा 100 करोड़ का टारगेट है, उसके लिए है SIP, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो भी इन्वेस्टर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली उस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करता है और वो उसकी यूनिट्स खरीदता है। मान लीजिए मार्केट अप है तो उसको यूनिट्स कम मिलेंगी, मार्केट अगर डाउन है तो उसको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जब आप SIP का मैंडेट दे देते हो अपने बैंक को किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होने लग जाता है। तो यानी आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है पेशेंस। यदि आप रोज़ रोज़ उस उतार चढ़ाव को नहीं देखते, अपने काम में ही बिजी रहते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में ही तरक्की करते हैं, अपने आप को एक्सेल करते हैं अपने एरिया में,
और पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पैसा है, जो धीरे धीरे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो आपका 100 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल एसेट्स तक कन्वर्ट हो सकता है। एक और इसमें बात आती है इन्वेस्टमेंट में कि 100 करोड़ की स्ट्रेटेजी में यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 20 साल के हैं, आपने कमाना शुरू कर दिया है, या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको करनी चाहिए। 30 साल के हैं तो भी करें, जब आपको जानकारी मिले तभी आप करें, क्योंकि तभी आपके वो टारगेट अचीव हो पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट बेसिक और समझना है आप लोगों को कि डाइवर्सिफाइड हमारे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या सेक्टर स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर होना चाहिए या ऐसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर होना चाहिए। तो इसमें देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हमारा कंट्री तो एक डेवलपिंग नेशन है जो बड़ी फास्ट ग्रोथ से बढ़ रहा है और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा क्रिएट होता रहेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में तो हमेशा ही ग्रोथ होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही हम अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो हमें तो कभी नुकसान नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जैसे पावर है या ट्रांसपोर्ट है या टेलीकम्युनिकेशन है, ये इन तीनों चीज़ों की तो हमेशा डिमांड रहेगी। पावर की डिमांड भी बढ़ रही है, टेलीकम्युनिकेशन की भी डिमांड बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट की भी डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो एयरवेज हैं, चाहे रेलवेज हैं, चाहे हाईवेज हैं, रोड्स हैं, सब चीज़ की तो डिमांड बढ़ रही है। तो उनको बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, हमें मेटल्स चाहिए, तो इनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम आया, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी उस समय? बिल्कुल नहीं हो रही थी। क्या उस समय होटल्स चल रहे थे? बिल्कुल नहीं चल रहे थे। यूँ अगर हम सोचें कि नहीं जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो बहुत अच्छा है, हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं, इससे बेटर ये है कि आप डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनडायरेक्टली पैसा लगाएं। अब जैसे सेक्टर स्पेसिफिक और भी हैं, जैसे फार्मा है, बैंकिंग है, आईटी है या ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे कंट्री में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका 35% सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 35% सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाहे वो स्कूटर हैं, कार हैं, ट्रक हैं, किसी तरह के व्हीकल्स हैं, चाहे उसमें टायर हैं, चाहे उसकी कीज़ हैं, चाहे उसकी सीट्स हैं, चाहे उसकी मेटल हैं, चाहे उसकी बैटरीज हैं, जितने भी पार्ट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सारे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 35% है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक घोषणा की थी कि हम कारों के ऊपर जीएसटी को कम कर रहे हैं और उसके बाद हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें 18% प्लस का गेन इसी लास्ट 6 महीने के अंदर हो गया। यानी ओवरऑल 2025 में 18% से ज़्यादा का रिटर्न रहा, क्योंकि वो मेजर इंडस्ट्री है। लेकिन फिर भी हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटेजी के लिए, वो है कॉन्ट्रा फंड। यानी एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी होती है। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो कंपनी हैं वो बड़े बीटन डाउन होते हैं, बड़े अंडर वैल्यूड होते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, जब कोविड आया तो कोविड के टाइम होटल्स बंद हो गए, तो उस समय अगर होटल्स के अंदर कोई आदमी इन्वेस्ट करेगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा? लॉन्ग टर्म के अंदर उसका बहुत अच्छा रिटर्न होगा। तो जो कॉन्ट्रेरियन जो अप्रोच लेकर चलते हैं फंड्स, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी बैंकिंग डाउन है तो कॉन्ट्रा फंड बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करेंगे, और जब उसकी डिमांड होती है उस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा, तो वो उस इंडस्ट्री से निकल जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हमें समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। एक कॉन्सेप्ट मैं अभी 100 करोड़ स्ट्रेटजी के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, वो है लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप का डिफरेंस। देखिए, हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं हम उनको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब है लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिन कंपनियों की मार्केट कैप
20,000 करोड़ से ज़्यादा है और टॉप 100 कंपनीज हैं हमारी, वो हमारी लार्ज कैप में आती हैं। जो कंपनीज हमारी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की मार्केट कैप जिनकी है, वो 101 से लेकर 250 तक, 250 तक, वो हमारी मिड कैप शेयर्स हैं। और उससे नीचे वाले यानी 5,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप वाले सारे शेयर, वो सारे स्मॉल कैप हैं। अब इनमें सबसे अच्छा क्या रहता है? क्या लार्ज कैप अच्छा रहता है? लार्ज कैप स्टेबल रहता है लेकिन रिटर्न कम है। मिड कैप में रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन वॉलेटिलिटी भी है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ किसी भी व्यक्ति को हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्ग टर्म की है, वेरी लॉन्ग टर्म की है, जैसे 35 साल, 40 साल, 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।